नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जो घटनाएं पिछले 48 घंटे में घटी हैं और जिस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर हम बात करते हैं। पहला, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ जब वो हेलीकॉप्टर में कन्वेंसिंग करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने 8 तारीख को दिखाया कि किस प्रकार वो मछली खा रहे हैं और उन्होंने फोटो शूट कराया, उसको जनता के सामने रखा और उसको ट्वीट किया। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर, मिथिला के अंदर मछली जो है वो बड़े स्वाद से खाई जाती है और उनके खाद्य सामग्री में वो चीज है। यही चीज बंगाल में है, यही चीज साउथ में है और जितने भी सीमावर्ती समुद्री तट पे बसे हुए इलाके हैं वहां मछली खाई जाती है और मछली से उन्हें कोई परहेज नहीं है। और ये 8 तारीख को खाई गई, जो कि ट्वीट में तेजस्वी यादव ने बताया। अब भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स को यह कैसे बर्दाश्त होता? नवरात्र शुरू हुए 9 तारीख से और यह मछली खाई गई थी 8 तारीख को। तो ट्रोल ने कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, नवरात्र के अंदर मछली खा रहे हैं। तो अगर ये सर्वे कराया जाए हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, कितने लोग ऐसे हैं जो केरला में हैं, जो हिंदू हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, जो गोवा में हैं, जो पंजाब में हैं, क्या वो मछली नहीं खा रहे हैं? लेकिन नवरात्र में आपने एक जननेता के खिलाफ जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि वो मछली खा रहा है, जैसे कि, और वो भी नवरात्र के पहले, तो इसका मतलब यह है कि आप राजनीतिक रूप से किसी भी सीमा से गिर सकते हैं जिसमें अपने विरोधी के चरित्र हरण का प्रयास कर सकते हैं। जबकि नवरात्र के पहले मैं नहीं खाता, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूं, नवरात्र के मेरे व्रत चल रहे हैं। लेकिन जो लोग नवरात्र के पहले मछली खाते हैं या मांसाहार करते हैं, उन लोगों से किस प्रकार का परहेज हो सकता है? क्योंकि सबके अपने खान पान की, सबको भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजी हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, जो आदिवासी हैं, जो कि तटवर्ती इलाके में रहते हैं, जो बिना मछली के नहीं खा सकते। ठीक है, उनका अपना खान पान है। मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म पे विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं अपनी भावना उन पे नहीं थोपना चाहता और वो अपनी भावना मुझे न थोपे। हम भी रहे, वो भी रहे, कोएग्जिस्ट करें। पहला मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा जिसपे बहुत ज्यादा बवंडर मचाया गया, वो मीसा भारती ने, लालू प्रसाद यादव की पुत्री ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता आई तो ये जितने भी नोटबंदी के अंदर कुकृत्य हुए हैं, आर्थिक अपराध हुए हैं, जहां पे गरीब लोग और मध्यम वर्ग तो बैंकों की लाइन में लगे रहे, डंडे खाते रहे, और जो अमीर लोग थे उनके सारे नोट बदल गए। अच्छा, ये बात हम आप नहीं कह रहे हैं, ये तो ऑनरेबल जस्टिस जो हैं, वो एक अधिवेशन में जाके बोल रही हैं कि नोटबंदी एक इतना बड़ा आर्थिक अपराध था जिसके अंदर उसका मकसद केवल एक था कि एक तो विपक्षी दलों को आर्थिक संसाधनों से वंचित कर दिया जाए और दूसरा, बड़े लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब 16-17 लाख करोड़ का टोटल नोट सर्कुलेशन में था, उसके बाद वो सारा 98% पैसा वापस आ गया। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए एक्सचेंज कराया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू, 20-30% मार्जिन में कराया, या गरीबों को लाइन में लगा के अपने ब्लैक मनी को उनके माध्यम से कुछ कमीशन देके कन्वर्ट कराया, उन पे कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। इनकम टैक्स ने, हमें नहीं खबर मिली, 6-7 साल हो गए, हमें नहीं खबर मिली कि किसी के ऊपर इसलिए कार्रवाई हुई है कि उसने 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कराया। लेकिन हां, जो विपक्षी दल थे उनके संसाधन सूख गए, किसानों को खाद और बाकी चीजें खरीदने में परेशानी हुई, छोटे दुकानदार नकदी की समस्या से जूझते रहे, और उसी का दुष्परिणाम है कि एमएसएमई भी खत्म हो गया, छोटे दुकानदार भी खत्म हो गए। और नोटबंदी का फायदा उस समय
जब ये कहा गया कि ई बैंकिंग होगी, उसके माध्यम से जो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति थे, उन्होंने कैश की कमी का विकल्प ढूंढते हुए पूरे बाजार पे कब्जा कर लिया। तो अगर मीसा भारती ये कहती हैं कि इस प्रकार के आर्थिक अपराध और देश की जनता के साथ धोखा करने के वाले अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, तो बुरा क्या करते हैं? ऐसे तो जेल भेजेंगे नहीं कि बिना पुलिस और बिना कोई, जैसे आज जेल में भेजा जा रहा है, भाई उसी तरह से तब भी जेल में भेजा जाएगा। और कोर्ट जब तक दोषी साबित नहीं करेगा तो वो अंडर ट्रायल होगा। जैसे आज आपने देखा अनिल देशमुख के मामले में देखा, 13 महीने जेल में रहे, गृह मंत्री थे, और एक आरोप लगाया एक एक्यूज पुलिस कमिश्नर ने कि ये 100 करोड़ की घूस मांगा करते थे, उस आधार पे मुंहजबानी आरोप पे उनको 13 महीने जेल में रखा गया। कोर्ट ने निर्णय लिया ये दोषी नहीं है, फिर उनको छोड़ा गया और कोई केस नहीं, सब कुछ खत्म। संजय राउत के साथ हुआ। आजकल दिल्ली के अंदर यही चीज अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है, मनीष सिसोदिया के साथ हो रही है, संजय सिंह के साथ हुई, सत्येंद्र जैन के साथ हुई, अभी भी एक लिस्ट चालू है। मनी ट्रेल नहीं है, पता नहीं है किसने किससे पैसा लिया, कहां लिया, कितना लिया, किस सूटकेस में लिया, उसका कोई ट्रेस, उसका कोई ट्रेल, कहां जमा हुआ, कहां खर्च हुआ। बस एक मौखिक आरोप कि 100 करोड़ रुपए लिए गए और 100 करोड़ रुपए गोवा में खर्च कर दिए गए। तो इस आधार पे तो किसी को भी आप जेल भेज सकते हैं। तो मीसा भारती अगर ये कह रही हैं कि अगर आज की तारीख में दिल्ली सरकार के 4 मिनिस्टर्स जेल में जा सकते हैं और मुख्यमंत्री जेल पे जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री को इस आधार पे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद से आप छोड़िए क्योंकि आप जेल के अंदर हैं, जबकि कोई मनी ट्रेल नहीं है, केवल गवाहों के आरोप लगाने पे अगर किसी को जेल भेजा जा सकता है, तो सब सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी वाले 100 खड़े हो जाएंगे कांग्रेस वाले पे आरोप लगाने के लिए, और कांग्रेस के 100 लोग खड़े हो जाएंगे बीजेपी में आरोप लगाने के लिए। और इसी प्रकार केवल आरोप के आधार पे, बिना किसी साक्ष्य के आधार पे, किसी मनी ट्रेल के आधार पे, बिना किसी एविडेंस के, सर्कमस्टेंशियल और डॉक्यूमेंटल एविडेंस के लोगों को जेल में भेजा जाएगा। तो मीसा भारती ये तो नहीं कह रही हैं कि हम जेल में गैर कानूनी तौर पर भेजेंगे, लेकिन उस समय भी जो पुलिस विभाग होगा, जो ईडी विभाग होगा, जो सीबीआई होगा, वो भी निष्पक्ष होगा और उसे जांच के बाद और इस प्रकार के मौखिक गवाहों के जो वो सबूत मौखिक आरोप लगाएंगे उसके आधार पर जेल में भेजा जाएगा। तो ये मानी बात है कि आज भी अगर लोगों को जेल इस आधार पे भेजा जा रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहते हैं, तो 2 महीने के बाद जब अगर इंडिया की गवर्नमेंट आई, जैसा मीसा भारती ने ये नहीं कहा कि अगर सरकार नहीं आएगी तो भी हम ऐसा करेंगे, अगर सरकार आएगी तो जो पिछले 10 साल के अंदर जिन लोगों ने अकूत संपत्ति ली है और पोर्ट्स के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग हुई है और जिस प्रकार से गौ मांस एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से चंदा लिया गया है और जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे चंदा लिया गया है और उसके एवज में दवा के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और सब स्टैंडर्ड दवा भी हमको खिला दी गई। तो इसमें मीसा भारती ने कौन सी गलत बात कह दी कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे? ऐसे लोगों को तो जेल में भेजना चाहिए। भाई हम तो ये मानते हैं क्योंकि हम दवा खाते हैं और हिंदुस्तान का 80% आदमी दवा खाता है कि अगर उसे सबस्टैंडर्ड दवा केवल इस आधार पे खिलाई गई क्योंकि चुनावी बॉन्ड पे आपने पैसा लिया था और आपने हमारी सनातनी भावना को इस तरह से ठेस पहुंचाई कि आपने जो गौमांस का निर्यात करने वाले लोग हैं उनसे चुनावी चंदा लिया, तो अगर वो लोगों को जेल मीसा भारती भेजती हैं इंडिया गवर्नमेंट बनने के बाद, इंडिया गवर्नमेंट भेजती है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनना चाहिए। जैसा आज आप प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जिस प्रक्रिया से आप प्रयास कर रहे हैं उसी प्रक्रिया से इंडिया गवर्नमेंट करेगी, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात? जिस प्रकार कोविड के अंदर सबको कहा गया कि साहब आपको वैक्सीन लगाई जा रही है, मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि भारत की स्वतंत्रता के बाद से आज तक जितनी भी वैक्सीन लगी हैं, चाहे स्मॉल पॉक्स की हो, चिकन पॉक्स की हो, किसी भी चीज की हो, वो सारी की सारी सरकार ने मुफ्त लगाई थी। लेकिन वहां पे कहीं चुनावी बॉन्ड और धंधे का कोई कोरिलेशन नहीं था और मुफ्त लगाई गई थी। इस बार ये पता चला कि जो कंपनी जिसको केवल अधिकार दिया गया था कि आप वैक्सीन बनाएंगे और उसपे सरकार ने सीधे भुगतान कर दिया ये कह के
कि साहब हम मुफ्त लगा रहे हैं और 35,000 करोड़ या 30,000 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ों का भुगतान उसको कर दिया। और जो वैक्सीन हमको लगाई गई और एक स्वामी रामदेव जी की एक कोविड किट भी उन्होंने बना दी थी और सरकारी अधिकारी और मंत्री भी उनके साथ खड़े हुए थे। ये देश की जनता को बताने के लिए खड़े हुए थे कि ये दवा जो है ये कोविड का इलाज है और वर्ल्ड के अंदर ये साइंटिफिकली टेस्टेड है और फलाने आयुष विभाग ने इसको अप्रूव कर दिया है, करके करोड़ों अरबों रुपए की दवाएं उन्होंने बेच दी। तो अगर ऐसे लोगों को, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया कि स्वामी रामदेव जी ने 2-3 बार माफी मांगी है कि साहब जो भ्रामक प्रचार के माध्यम से और दूसरे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम है, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करके जैसे लाखों करोड़ों आपने कमाए, तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मानेंगे और आपने ये जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया इसका आपको दंड मिलेगा, तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दंड मिलेगा और मीसा भारती कह रही है दंड मिलेगा, दोनों में अंतर क्या है? आपने लॉकडाउन कर दिया, जैसे आप कोई शहंशाह हो, जैसे कोई राजा हो, रात को 12-1 बजे के बाद लॉकडाउन, गरीब लोग अपने घरों में बंद हो गए, नौकरी छूट गई, घर से निकल नहीं सकते थे, पुलिस की लाठी पड़ती थी, गांव जा नहीं सकते थे, गांव जाते जाते लोग मर गए, परेशान हो गए, दवाओं के दाम 20 गुने और 50 गुने बिके, इंजेक्शन जो है 100-100 गुने दाम पे बिके, ऑक्सीजन सिलेंडर 100-100 गुने दाम पे बिके, लूट मचा दी। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट आती है और मीसा भारती ये कहती हैं कि हमारी अगर सरकार आई, तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने कोविड के अंदर लोगों का शोषण किया है, लोगों की जानें ली हैं, क्योंकि कौन सा ऐसा परिवार है जहां पे किसी की जान ना गई हो, कौन ना तड़पा हो, कौन सांसों के अभाव में ना तड़पा हो। तो अगर मीसा भारती ये कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा जिन लोगों ने शोषण किया और नकली दवाएं और जो इंजेक्शन बनाने वाले थे, 2000 की दवा उन्होंने 2-2 लाख रुपए में बेची और 2 लाख रुपए जो दवा बेची वो भी पता नहीं असली थी कि नकली थी। कोई सरकारी दंड किसी को नहीं मिला, कोई जेल नहीं गया, लोग मर गए। तो अगर इस प्रकार के काम में अगर आप, ये बात सही है कि 2014 के पहले आपने बहुत सारे आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाए थे। आपने कहा था 2G 3G हवाई पता नहीं क्या था, समुद्र कोयला पता नहीं क्या-क्या, सीएजी के विनोद राय साहब ने भी बहुत कुछ कहा था। हाँ, ये बात ठीक है कि 10 साल पहले जो आपने आरोप लगाए थे, पिछले 10 साल में एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए। और विनोद राय साहब ने जो बड़े अधिकारी थे सीएजी के, उन्होंने एक फिक्टिशियस अमाउंट 1,76,000 करोड़ का बता दिया था और बाद में जाके उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली। उन्होंने कहा नहीं वो तो मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। उस 10 साल में आप कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन आरोप न सिद्ध करने के बावजूद अनिल देशमुख को जेल भेज दिया, संजय राउत को जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, मनीष सिसोदिया को भेज दिया, सत्येंद्र जैन को भेज दिया। तो या तो जेल भेज दिया या भारतीय जनता पार्टी में ले लिया या उनसे चंदा ले लिया। अब जो दवा विक्रेता जिसके साक्ष्य के आधार पे सारे मंत्रियों को जेल में रखा है, वो तो एक्यूज्ड है, उसको छोड़ दिया बेल पे और उसके पिता को तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा दिया। तो अगर मीसा भारती ये कहती हैं कि जैसे आपने आरोप लगाए थे और 10 साल के अंदर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, हम भी जब हमारी सत्ता आएगी तो हम सब जांच कराएंगे, हम नोटबंदी की भी जांच कराएंगे, हम कोविड में जो इंतजामी हुई है, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है, उसकी भी कराएंगे, हम वैक्सीन की भी जांच कराएंगे, हम दवा की भी जांच कराएंगे, हम पीएम केयर फंड की भी जांच कराएंगे, हम चुनावी बॉन्ड की भी जांच कराएंगे। और जांच में अगर आप लोग दोषी पाए गए और लोग आरोप लगाएंगे, फिर तो पुलिस और ईडी जो है वो दूसरी साइड में होगी और लोग आरोप लगाएंगे, 10 गवाह इकट्ठे हो जाएंगे, 10 गवाह किसी भी निर्दोष आदमी पे आरोप लगा देंगे और उसके आधार पे उनको जेल भेज दिया जाएगा और उनको बेल नहीं लेने दिया। जबकि राम रहीम को पैरोल पिछले 3-4 साल में कम से कम 2.5-3 साल तो उन्हें पैरोल मिल जाती है, राम रहीम को, जो कि दुष्कर्म के दोषी हैं। जबकि उन्हें आरोप सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है या उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनको पैरोल मिलती है बार बार और जब भी इलेक्शन होता है उसके पहले पैरोल मिल जाती है। इसलिए मिल जाती है कि हमारे पक्ष में प्रचार करो, उनके जो भक्तगण हैं वो वोट दे दें और इलेक्शन में शायद हम जीत जाएं। लेकिन यहां एक आर्थिक अपराध में जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, केवल ईडी के ये कहने पर कि साहब हमें और इंक्वायरी करनी है और
अलग अलग चार्जशीट हर डेट पे डालने पे लोगों को 2-2 6-6 महीने और 1-1 साल में जेल में अगर रखा जा सकता है तो 2024 के जून के बाद भी रखा जा सकता है। तो मीसा भारती ने गलत बात कौन सी कर दी? अच्छा, अब आइए आप ओपी राजभर साहब के बात बारे में। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़े थे तो वो भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े नेताओं योगी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोला करते थे। अब उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हो गई है। उनके बेटे जो है घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब संजय निषाद साहब हो, ओपी राजभर साहब हो, अनुप्रिया पटेल हो, इनका अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मतलब केवल ये होता है कि मुझे टिकट मिल जाए, मेरी माँ को मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए और मेरी बहन को मिल जाए। अब घोसी के अंदर क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने सवर्ण समाज के खिलाफ बहुत बातें की थी, अनर्गल बातें की थी, तो सवर्ण समाज नाराज था। तो एक मीटिंग के अंदर ओपी राजभर साहब के बेटे को जो पाठक साहब हैं मंत्री, उन्होंने उठक बैठक करा दी, उनका सिर झुकवा दिया सवर्ण समाज के सामने। अब सवर्ण समाज तो क्योंकि ओपी राजभर की बात से वैसे ही नाराज था, वो ऐसे ही रुष्ट बैठा था। अब जो बैकवर्ड समाज है और राजभर समाज है वो भी नाराज हो गया कि हमारे आदमी को, हमारे समाज के आदमी को आपने इन लोगों के सामने मत्था क्यों टिकवा दिया। वो बेचारे दिल्ली भागते फिर रहे हैं। ओपी राजभर साहब खुद आरोप लगा रहे हैं कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है, मेदांता 30-40 लाख रुपए का बिल थमा चुकी है और उनकी मां को होश नहीं आ रहा। जब वो हॉस्पिटल गई थी तो बोलचाल की भाषा में थी, लगता है वो भी पलटने के चक्कर में है। जयंत जो चौधरी साहब हैं वेस्टर्न यूपी के, चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह के पौत्र, वो भी बीजेपी में गए थे बड़ा, और कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। बीजेपी वाले जहां सहारनपुर के अंदर, मेरठ के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, वो नहीं बुलाया जा रहा है। गुजरात के अंदर राजपूत समाज के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है और उनकी महिलाओं को सड़कों पे उसी प्रकार से घसीटा जा रहा है जैसे किसानों को, बेटियों को ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ जब उन्होंने आरोप लगाए थे उनको घसीटा गया था। तो राजपूत समाज का इस प्रकार का अपमान, बेटियों का इस प्रकार से अपमान, महिलाओं का अपमान, और राजपूत समाज केवल ये मांग रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट के किसी दूसरे व्यक्ति को वहां से दे दिया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन रूपाला साहब का टिकट नहीं काटना चाहते कि वो पाटीदार समाज के हैं, और पाटीदार समाज जो है उसकी संख्या राजपूत समाज से ज्यादा है, तो हिंदुओं में बंटवारा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी, अब उसकी तोप की जो मुंह है वो मोड़ दिया है इन्होंने हिंदू समाज की ओर, वो यादव समाज की ओर, वो जाट समाज की ओर, वो राजपूत समाज की ओर, वो ब्राह्मण समाज की ओर, वो आदिवासी समाज की ओर, वो दलित समाज की ओर। अब किस समाज की रक्षा करना चाहते हैं, हिंदुओं में क्यों आपस में बंटवारा कराना चाहते हैं। पहले हिंदुस्तान ने बंटवारा करा दिया, धर्म जातियों में बंटवारा करा दिया, जब हिंदुओं के अंदर बंटवारा कराने के चक्कर में कहीं जाट नॉन जाट करते हैं, कभी यादव नॉन यादव करते हैं, कभी पाटीदार वर्सेस राजपूत करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेरी समझ के परे हैं। अगर आप लोगों को बात समझ में आती है तो जो 2-3 बिंदु मैंने उठाए हैं, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, टिप्पणी करिए, और उसके बाद फिर अगले चर्चा में देखेंगे कि ये जो समाज का विघटन है इसको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष क्यों नहीं कर रहा है। और अगर तेजस्वी यादव के ऐसी घटना जो कि सनातन विरुद्ध कहीं नहीं थी क्योंकि वो नवरात्रि के पहले की थी, उसका दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं। और मीसा भारती तो केवल ये कह रही है सरकार आएगी तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई में जो कानून पाएगा वो लोग जेल जाएंगे, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। आपने भी तो बहुत लोगों को जेल भेजा है। तो यही बात मैं आपसे करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और प्रणाम।